क्या आप भी उनमें से हो जिसने कोई एलआईसी पॉलिसी ले रखी है और उनको एलआईसी पॉलिसी देने वाले पापा के कोई दोस्त एजेंट हैं, कोई चाचा एजेंट हैं, कोई भाई का दोस्त एजेंट है, कोई चाचा, ताऊ, फूफा, मामा, बहन का दोस्त, मम्मी की सहेली, कोई ना कोई दोस्त, यार, रिश्तेदार, ऐसा कोई एजेंट है जिसने एलआईसी की पॉलिसी हमारे पापा को, मम्मी को, भाई को या हमको खुद को बताई और हमने भरोसे में पॉलिसी ले ली क्योंकि ये तो अपना है, आदमी है, ये कैसे हमको कोई गलत चीज दे सकता है। तो चलो, ये कह रहा है इतने साल में इतना रिटर्न मिल जाएगा तो इसलिए पॉलिसी ले लेते हैं। सबसे बड़ी वजह बनती है एलआईसी की पॉलिसी लेने की है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं कि भैया एलआईसी सेविंग प्लान है, इंश्योरेंस है या फिर कोई ट्रैप है। ट्रैप का मतलब होता है जाल, मकड़ी का जाला होता है ना, उसमें फंस जाती है। तो कहीं कोई जाल तो नहीं है ये, कहीं सेविंग प्लान है, इंश्योरेंस प्लान है, क्या है ये एलआईसी। तो आज जरा डिटेल में हम समझने वाले हैं कि भैया एलआईसी क्या है, एलआईसी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। आज देखो, मुझे ना बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आने वाले हैं, मुझे पहले से पता है। आप पढ़ भी लेना नीचे, अगर आप थोड़ी देर बाद आए हो, वीडियो देख रहे हो या कुछ दिनों बाद आए हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाना। मैं कभी भी कमेंट डिलीट नहीं करता, कभी भी नहीं। और ऊपर वाले की कृपा से हमारे 99% से ज्यादा कमेंट पॉजिटिव होते हैं, लोग अच्छे होते हैं, लोग खुश होते हैं। उसका कारण है कि आप अगर वीडियो देखते हो तो आपको पता ही है। लेकिन आज नेगेटिव कमेंट आएंगे, मुझे पता है किन के नेगेटिव कमेंट आएंगे। एलआईसी एजेंट्स के सबसे ज्यादा नेगेटिव कमेंट आएंगे। लेकिन आप अगर एलआईसी एजेंट हो और ये वीडियो देख रहे हो तो सर आपके लिए भी कुछ अच्छी चीज है, जानकारी वाली चीज है, जो आपके धंधे, आपके बिजनेस में काम करेगा अगर आप भी ढंग से, ध्यान से समझो तो। और आप एंड यूजर हो, एलआईसी की पॉलिसी ले रखी है तो भी आपको ध्यान से देखना चाहिए, लेने का प्लान कर रहे हो तो भी आपको ध्यान से लेना चाहिए, देखना चाहिए, या किसी भी कंपनी का कोई भी प्लान लेते हो तो भी आपको ध्यान से देखना चाहिए भैया। तो मैं तो कहूंगा आज सारा डिस्ट्रैक्शन हटा दो, गाड़ी वाड़ी चला रहे हो तो साइड में लगा दो, सिर्फ ऑडियो ऑडियो सुन रहे हो तो चुप करो भैया, बंद करो, अभी बंद कर दो, वीडियो छोड़ दो, तब देखना जब पूरा वीडियो देखने का समय हो, क्योंकि आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं मैं। देखो, एलआईसी को ना भारत में दशकों से बचत का साधन बनाकर बेचा जाता है। लड़के की नौकरी लग गई है तो अब क्या करे भैया, पापा का फोन आएगा और चलो अब तो तुम्हारी नौकरी लग गई, अब एक काम करो, हमारे मित्र हैं एलआईसी एजेंट हैं, वो कह भी रहे थे कि तुम्हारा लड़का अब नौकरी करने लग गया है, 25,000 रुपए की सैलरी पा रहा है, एक काम करो 5,000 रुपये महीना हर महीने एलआईसी की पॉलिसी में डलवाना शुरू कर दो और हर 5-5 साल बाद लाख लाख रुपए वापस आते रहेंगे। बहुत बढ़िया। बेटा क्या करे भैया, पापा कह रहे हैं तो बात तो माननी पड़ेगी और एलआईसी की पॉलिसी हो गई चालू। ये मेरा रीजन बता रहा हूं मैं, मेरी पहली एलआईसी ऐसे ही चालू हुई थी और मैं श्योर हूं बहुत सारे लोगों का पहला एलआईसी ऐसे ही चालू हुआ होगा। यह सबसे बड़ा मिथ है, सबसे बड़ा फाइनेंशियल मिथ है कि एलआईसी बचत का साधन है, पैसा बचाना है तो एलआईसी करो। सबसे बड़ा मिथ है सर, पैसा बचाना है तो एलआईसी मत करो। है एलआईसी की बुराई कर रहे हो आप, एलआईसी कंपनी केस कर देगी, सारे एजेंट नाराज हो जाएंगे। अरे मैं अभी पूरा सुनो तो सही, पूरी कहानी तो सुनो, पूरा आगे तक समझो, सही रियलिटी समझ में आएगा। आज बहुत सारा ज्ञान मिलेगा आपको, बहुत अंदर के जो चक्षु है ना खुल जाएंगे आज। क्यों मैं कह रहा हूं, अब इसकी वजह में जाते हैं। देखो, एलआईसी जो है ना, छोटे शहरों में एलआईसी इतना पॉपुलर क्यों है, आप देखोगे बहुत सारी कंपनियां हैं लेकिन एलआईसी सबसे ज्यादा पॉपुलर होता है। एलआईसी का मतलब होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो एक कंपनी है। एलआईसी का पॉलिसी होता है, प्लान होता है, लोग एलआईसी ही जानते हैं। अरे क्या किए, एलआईसी ले लिए हैं, एक एलआईसी ले लिए। अरे एलआईसी की कौन सी पॉलिसी ली हो, पॉलिसी का नाम तक लोगों को नहीं पता होता, पॉलिसी का टाइप तक लोगों को नहीं पता होता, बिकॉज एजेंट हमारा कोई अपना है, कोई रिश्तेदार है, उसने कहा है तो गलत थोड़ी बोलेगा, गलत थोड़ी चीज दे देगा हमें। एजेंट का जो जाल है ना सर, जाल का मतलब नेटवर्क जो है, भारत में 13 लाख से ज्यादा एलआईसी के एजेंट है पूरे भारत में, किसी भी दूसरी कंपनी से कहीं ज्यादा, किसी भी दूसरी कंपनी के इतने एजेंट हैं ही नहीं, आसपास भी नहीं है, आधे भी नहीं होंगे मुझे लगता है। छोटे शहरों में एजेंट अक्सर रिश्तेदार, पड़ोसी या दोस्त होते हैं जिनको रिजेक्ट करना मुश्किल होता है। आदमी सोशल ऑब्लिगेशन से ज्यादा ले लेता है एलआईसी की पॉलिसी, बजाय लॉजिक से, रियलिटी देखकर। जैसे मैंने बताया, अपना है, ये थोड़ी हमको कुछ गलत दे देगा, ये ले लो। एजेंट को प्रीमियम का, देखो, एक एजेंट क्यों आपको पॉलिसी बेचते हैं, ये आपको पता होगा कि एजेंट जो पॉलिसी बेच रहा है, चाहे वो कोई भी हो, उसको 25 से 35% कमीशन मिलता है। अगर साल का 1 लाख रुपए जाता है आपका प्रीमियम, तो 25,000 से 35,000 रुपए पहले साल का उसका कमीशन होता है।
और उसके बाद जब जब आप रिन्यू कराते हो उसका 6% 5% के आसपास उसका कमीशन होता है। मतलब 1 लाख रुपए रिन्यू कराए तो अगले साल से 6,000 रुपए 5,000 रुपए वो लाइफ टाइम तक जब तक आप प्रीमियम देते रहोगे उसको जाता रहेगा, वो अपने आप चला जाता है, आपको देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो पहले साल बड़ा पुश मिलता है तो नई नई पॉलिसीज करने के लिए एजेंट बड़ा रहता है भैया। उसके बाद फोर्स सेविंग की साइकोलॉजी होती है। हम लोग, अच्छा ये मैं कारण क्यों बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं कि हम एलआईसी की पॉलिसी लेते क्यों हैं। उसके बाद हम आगे बात करेंगे गड़बड़ी क्या है, सुधार क्या है, करना क्या चाहिए, लास्ट में सही डिसीजन क्या होता है, वो भी हम आज बात करेंगे। फोर्स सेविंग की साइकोलॉजी, लोग कहते हैं कि अगर एलआईसी नहीं होती तो पैसा उड़ा देते। आवाज क्लियर है ना मेरी, है आपको सुनाई दे रहा है भैया ढंग से, ध्यान से सुनिएगा, आज बहुत जरूरी सेशन है। लोग कहते हैं अगर एलआईसी नहीं होती तो पैसा उड़ा देते, पैसा बचता नहीं। अरे कम से कम पैसा तो बचेगा एलआईसी के बहाने, इसीलिए एलआईसी बहुत जरूरी है। देखो डिसिप्लिन की कमी को एलआईसी पूरा करती है, लॉजिक दिया जाता है। कई सारे तरीके हैं सही डिसिप्लिन लाने के, कई सारे तरीके, चलो आज वो भी बात कर लेंगे आगे। अगर पीपीएफ में आप पैसा डालते हो, आरडी में पैसा डालते हो, एसआईपी का ऑटो डेबिट लगा देते हो तो डिसिप्लिन वहां भी आ जाती है सर। चलो खैर इन चीजों पर आज हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, आज हम पॉलिसी इंश्योरेंस को लेकर के बात करते हैं। और ज्यादा रिटर्न दे देते हैं ये, एफपीपीएफ में जाओगे, आरडी में जाओगे, एसआईपी में जाओगे, एलआईसी, किसी भी एलआईसी पॉलिसी से, किसी भी एलआईसी पॉलिसी से ज्यादा रिटर्न आपको दे देंगे। लेकिन आप कहोगे अरे कोई एजेंट होगा तो ये तर्क देगा, अरे रिटर्न तो दे देगा लेकिन पीपीएफ में, एसआईपी में, आरडी में आदमी मर गया तो क्या इन कवर मिलेगा? मरने के बाद 5 लाख 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ मिलेंगे पीपीएफ में, एसआईपी में? नहीं, इसलिए एलआईसी काम आता है। इसका भी तर्क दूंगा, रुक जाओ, इसका भी तर्क दूंगा भैया, ये भी रीजन गलत है। तो सही क्या है बताएंगे। तीसरा रीजन है सर फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी। जो एलआईसी आदमी लेता है या एलआईसी पॉलिसी बेचा जाता है उसका तीसरा रीजन है फाइनेंशियल लिटरेसी का कमी। लोग फाइनेंशियली लिटरेट नहीं है, पता नहीं है, फाइनेंस की समझ नहीं है। छोटे शहरों के लोग देखो अभी भी मानते हैं कि एलआईसी चूंकि सरकारी है, सेफ है, हमारा पैसा कहीं नहीं जाएगा। सबसे बड़ा रीजन, पहला रीजन तो हमारा रिश्तेदार है, हमारा अपना है। दूसरा, चूंकि एलआईसी सरकारी है, सेफ है, तो तीसरा कोई रीजन ही नहीं है एलआईसी में पैसे डालने का लोगों के पास। हालांकि रीजन हो सकते हैं लेकिन लोगों के पास। म्यूचुअल फंड सही है, ये कैंपेन कंपनियां चलाती तो है लेकिन छोटे शहरों तक अभी भी म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, ये देखो जुआई है, सट्टाई है। खैर इसकी हम आज ज्यादा बात करेंगे नहीं। उसके बाद अगला रीजन, अच्छा अगला रीजन आने से पहले अभी तक ये सवाल आ गया होगा आपके मन में कि प्राइवेट कंपनियां हैं तो भाग जाएगी, या आपका जो भी एजेंट है, चाचा, ताऊ, मामा, फूफा या उनके दोस्त या उनके रिश्तेदार, ससुराल के लोग, ननिहाल के लोग, कहीं कहीं किसी के लोग, ये रीजन आपको सुनने को मिलेगा कि प्राइवेट कंपनी तो कोई भरोसा थोड़ी है कब भाग जाए। और प्राइवेट कंपनी पता नहीं पैसे देगी कि नहीं देगी, तो प्राइवेट है, एलआईसी सरकारी है, क्लेम नहीं देगी भैया। कल को जब क्लेम लेने की बारी आएगी, कुछ हो गया तो क्लेम नहीं देगी, मना कर देगी प्राइवेट कंपनी। लेकिन ये सरकारी है, थोड़ी मना करेगी। हमारे शहर में ऑफिस नहीं है, इसका कैसे ले लें? हमारे शहर में जिसका ऑफिस है उसी पर तो हम भरोसा करेंगे। कल को कुछ हो गया तो कम से कम ऑफिस जा तो सकते हैं। इसलिए प्राइवेट कंपनी अच्छी नहीं है। कोई एजेंट नहीं है हमारे आसपास, घर के आसपास। प्राइवेट कंपनियों का एजेंट भी तो होना चाहिए। सरकारी कंपनी है, एजेंट हमारे पास में हो, कोई दिक्कत होगा तो एक फोन पे एजेंट हमारा रात को 2 बजे घर आ जाएगा। प्राइवेट कंपनियों को एजेंट ही नहीं, हम किसको बोलेंगे? ये सब कारण है कि प्राइवेट कंपनियां खराब हैं। एलआईसी इज द बेस्ट। ये आपके मन में भी होगा या किसी एजेंट ने आपको बताया भी होंगे। सारे गलत है, सारे गलत है। बताऊंगा आज। देखो चैलेंजेस विद एलआईसी, इसके प्लान में, इसके सर्विसेज में, इसके एजेंट्स के साथ थोड़ा अब चैलेंजेस पर बात करते हैं। अभी हमने क्या बात करा? अभी तक हमने बात करा कि एलआईसी पॉलिसी कोई लेता क्यों है, आदमी किन किन वजहों से लेता है। अब चैलेंजेस जरा समझो और चैलेंजेस का सॉल्यूशन भी आज हम आगे बात करेंगे। चैलेंजेस की लिस्ट लंबी है। चैलेंज नंबर 1 है आइडेंटिटी क्राइसिस। पता नहीं है कि ये सेविंग प्लान है या इंश्योरेंस प्लान है। आदमी खिचड़ी की तरह इसको लेता है। अरे इंश्योरेंस सेविंग पैसा बचाना है तो एक एलआईसी का प्लान ले लिए, साथ ही साथ अगर मर गए तो पैसा भी मिल जाएगा परिवार वालों को। ये पर्पस होता है लोगों का। खिचड़ी है टोटल तरीके से। एलआईसी से ज्यादातर प्रॉपर प्रोडक्ट अगर आप देखोगे या तो वो एंडोमेंट प्लान होता है या मनी बैक प्लान होता है। मैं श्योर हूं जितने लोगों ने एलआईसी का प्लान ले रखा है, और ज्यादा छोटे शहर के होते हैं, गांव के बहुत सारे लोग होते हैं, 100 में से 90 लोगों को एंडोमेंट होता क्या नहीं पता होगा। मनी बैक के बारे में पता होगा, हर 3-4 साल पे, 5 साल पे पैसा आता रहेगा, ये मनी बैक हो गया। एंडोमेंट नहीं पता होगा। ये दुविधा है।
खैर अभी ये बात करते हैं, इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट की खिचड़ी बनी हुई है भाई, पूरी खिचड़ी है। कस्टमर को कभी क्लियरली पता नहीं होता और एजेंट कभी बताता भी नहीं है उसका पैसा इंश्योरेंस कवर में जा रहा है या कितना सेविंग में जा रहा है, पता ही नहीं होता सर, कुछ नहीं पता होता। रिजल्ट क्या होता है, ना पूरा ढंग से इंश्योरेंस लिया, ना पूरा ढंग से सेविंग प्लान लिया। तो आपके हिस्से मिक्स चीज आती है, ना ढंग से सेविंग हो पाई, ना ढंग से इंश्योरेंस हो पाया। क्यों, सेविंग तो हो रही है, अरे 10 साल में हमारा पैसा डबल होके मिलेगा, 15 साल में हमारा पैसा डबल होके मिलेगा, या 20 साल में पैसा डबल होकर के मिलेगा। ये सेविंग तो हो रही है, इन्वेस्टमेंट तो हो रहा है, कुछ नहीं इन्वेस्टमेंट हो रहा है, आपका पैसा खराब हो रहा है, नुकसान हो रहा है, पैसा डूब रहा है। क्यों, अभी बताऊंगा। टर्म प्लान, चलो इसकी बात आगे अब बात करते हैं। देखो एलआईसी में ही ना एक टर्म प्लान भी होता है, ये असली इंश्योरेंस है। असली इंश्योरेंस अगर कोई पूछो, लाइफ इंश्योरेंस के नाम पे टर्म प्लान होता है, ये एलआईसी में भी होता है, प्राइवेट कंपनियों में ही टर्म प्लान होता है। हमने हर जगह ऐड देखा है, कपिल शर्मा, अक्षय कुमार, टर्म इंश्योरेंस इस कंपनी का, उस कंपनी, अरे एलआईसी का भी टर्म इंश्योरेंस होता है। लेकिन दुविधा मालूम क्या है, लोगों को पता ही नहीं कि एलआईसी में भी टर्म प्लान होता है। क्यों, क्योंकि कोई एजेंट टर्म प्लान बेचता ही नहीं है, बताएगा तक नहीं। आप अगर एजेंट से पूछ दो जरा भैया हमको टर्म प्लान दे दो, एजेंट कहेगा अरे बेवकूफ, टर्म प्लान को लेने की चीज है, पैसा उसमें तभी मिलता है जब मरोगे, जिंदा रहेगा तो कुछ मिलेगा ही नहीं, घटिया है टर्म प्लान। क्यों एजेंट ऐसा बोलता है, सर एजेंट का कमीशन, जैसे एंडोमेंट में मैंने बताया कि 25 से 35% होता है पहले साल, टर्म प्लान में बहुत कम, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, 5%, 8% या 10% के आसपास होता है। कहां 25-35, कहां 8-10। तो एजेंट का काहे को इंटरेस्ट रहेगा ये प्लान बेचने में। नहीं, एजेंट तो हमारा अपना है, अपने सगे चाचा के दोस्त हैं, फूफा के एकदम क्लोज हैं, मामा के भाई हैं, दूर वाले, हमें कैसे गलत दे सकते हैं वो। हमारा खुद का साला है भाई, या हमारा खुद का जीजा है भाई, हमें वो गलत चीज बता देगा। बता दिया सर, गलत चीज बताया नहीं, इतने दिन से बेच करके आपसे प्रीमियम भरवाया जा रहा है। टर्म इंश्योरेंस नहीं बताएगा आपको कभी, कोई भी एलआईसी का एजेंट आपको टर्म इंश्योरेंस नहीं बेचेगा सर, मांग के देख लो, वो 4 बुराई गिना देगा वो। क्यों, कमीशन कम है, असली वजह ये है। और असली अगर इंश्योरेंस लेना है, इससे बेहतर कोई चीज नहीं होती, कहीं से भी लो, किसी भी कंपनी का लो, इससे बेहतर कोई चीज नहीं होती। मतलब इंश्योरेंस का मतलब ही होता है टर्म प्लान, टर्म प्लान का मतलब होता है इंश्योरेंस, और कुछ नहीं, बस खेल खत्म। आओ आगे बात करते हैं। चैलेंज 2, एजेंट का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एलआईसी एजेंट को एंडोमेंट प्लान पर पहले साल 25 से 35% कमीशन मिलता है, टर्म प्लान पर कमीशन बहुत कम है, इसलिए एजेंट टर्म प्लान बेचना ही नहीं चाहता। एजेंट का काम होना चाहिए कस्टमर का हित सोचना, सही सलाह देना उसको, लेकिन एजेंट का फोकस होता है अपने कमीशन पर। कमीशन जिस प्लान में ज्यादा है वही प्लान कमीशन एजेंट लेकर के आएगा भैया। चैलेंज ये है दूसरा सबसे बड़ा। तीसरा चैलेंज जो है एलआईसी की पॉलिसी जो हम खरीदते हैं, मिस सेलिंग बहुत होता है। यह बोल करके बेचा जाता है कि टैक्स बचेगा, कमा रहे हो, नौकरी लग गई है, टैक्स भी तो बचाना है, सारा सरकार को दे दोगे, तो टैक्स बचाने का उपाय क्या है, एलआईसी पॉलिसी लेनी पड़ेगी। और दुनिया में धरती पे कोई रास्ता ही नहीं है टैक्स बचाने का, इकलौता एलआईसी पॉलिसी के अलावा। टैक्स बचाना है ना, तो एलआईसी पॉलिसी लो। निहायत ही गलत रीजन है भैया। सर टैक्स आपका पीपीएफ में भी बचता है, ईएलएसएस में भी बचता है, एलआईसी एजेंट नहीं बताएगा ना ये। फिर वही रीजन आ जाएगा, अरे पीपीएफ में मर गए तो पैसा थोड़ी मिलेगा, ईएलएसएस में मर गए तो पैसा थोड़ी मिलेगा। यहां एलआईसी में भले हो सकता है कम रिटर्न भले मिल रहा हो, लेकिन मरने पे पैसा मिलता है परिवार वालों को भाई। गलत रीजन, आऊंगा इस रीजन पे भी आऊंगा। 20 साल बाद डबल मिलेगा सर, 20 साल बाद डबल, आपको डबल खटक जाता है। हर आदमी को डबल ट्रिपल सुनने में मजा आता है, वो ड्यूरेशन नहीं देख रहा। 20 साल, 20 साल में आपके डबल की औकात रहेगी कुछ। मैंने जब बाइक चलाना सीखा था 2003 या 2002 में, 28 रुपए लीटर पेट्रोल भरवाता था मैं, 28 रुपए लीटर। आज 100 रुपए। सर उतना ही 1 लीटर पेट्रोल मुझे 28 रुपए मिल रहा था, उतना ही 1 लीटर पेट्रोल आज मैं 100 रुपए दे रहा हूं तब मिल रहा है। तो पैसे की वैल्यू घट गई सर। चावल, दाल, आटा, जो भी चीज देख लो, कपड़े लत्ते, जूते, आज जिस भाव में मिल रहे हैं 20 साल पहले वही भाव था, उससे 40 साल पहले वही भाव था, 60 साल पहले वही भाव था। 1960 में कहते हैं कि 10 रुपए में पूरा घर चल जा रहा था, और 2000 आते आते 10-12 हजार रुपए, 15 हजार रुपए मिडिल क्लास को जरूरत पड़ने लग गई बड़े शहरों में रहने के लिए।
आज मिडिल क्लास अगर दिल्ली, मुंबई, पुणे, महाराष्ट्र जैसे शहर में रहता है, महाराष्ट्र तो राज्य हो गया, कलकत्ता जैसे शहर में रहता है, 10-12 हजार रुपए कमाने वाला कैसी जिंदगी जीता है? मिडिल क्लास नहीं, लोअर मिडिल क्लास। आज 50-60 हजार रुपए महीना कम पड़ने लग गए हैं बड़े शहरों में मिडिल क्लास के लिए, छोटे शहरों में चल भी जाए। क्या कारण है? पैसे की वैल्यू घट गई सर। आप 20 साल बाद पैसा डबल ले भी लोगे। आज अगर जितने पैसे में आपका जितना राशन पानी आ रहा है, मान लो 10,000 रुपए में राशन पानी आ रहा है, 20,000 रुपए उतना ही 20 साल बाद उतना ही राशन पानी लेने के लिए 20,000 रुपए देना पड़ेगा आपको। 20,000 रुपए में उतना ही राशन पानी आएगा। तो आपका अगर 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 20 साल बाद 2 लाख हो जाएगा, तो 2 लाख में क्या ही उखाड़ लोगे भैया? वही खरीद पाओगे जो आज 1 लाख में खरीद पा रहे हो। तो आपको 20 साल बाद क्या पैसा डबल मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। हो सकता है घट के मिला, क्योंकि आज जितनी चीजें 1 लाख में आ जाएंगी, 2 लाख में भी उतनी चीजें ना आए, हो सकता है 2.5 देना पड़े, 3 लाख देना पड़े। तो 20 साल बाद आपको डबल मिल करके भी आप नुकसान में हो। फायदे में तो कतई नहीं हो, नुकसान में जरूर हो। तो 20 साल बाद डबल लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं। डबल अगर 20 साल बाद मिल रहा है बहुत कम है, 15 साल बाद भी डबल मिल रहा है बहुत कम है। क्यों बताऊंगा। एक रीजन ये भी मिलता है, इस पॉलिसी में लोन की सुविधा है। और एक बात बताइए, पॉलिसी जो है ना, इसमें लोन है, सरकारी कंपनी LIC की तरफ से इसमें लोन की सुविधा भी है। अच्छा, ऐसा भी है, पैसा की जरूरत पड़ेगा सिर्फ 1% पे लोन मिल जाएगा इसमें? ये भी गलत रीजन है। अच्छा, सीनियर सिटीजन को तो अलग छिपा जाता है। मैं तो कई लोग देखता हूं, एंडोमेंट प्लान 50 नहीं, 60 साल, 70 साल, 80 साल के आदमी को एंडोमेंट प्लान बेच करके चला जा रहा है एजेंट। 80 साल का आदमी एंडोमेंट प्लान क्यों ले रहा भाई? अरे उसकी मौत कभी भी हो सकती है। एंडोमेंट प्लान का मतलब होता है सेविंग प्लस इंश्योरेंस। 5 साल, 10 साल बाद, 15 साल बाद रिटर्न आएगा। 80 साल वाला आदमी अगर एंडोमेंट प्लान ले रहा है, रिटर्न लेने के लिए जिंदा बचेगा? लेकिन एजेंट है भैया, कमीशन चाहिए, वो 80 साल वाले को भी प्लान बेचेगा। देखो, आज एजेंट को बहुत बुरा लग रहा होगा अभी तक, लेकिन एजेंट वाले भैया एक चीज समझिए, धंधा पानी सबका काम है, पैसा कमाना आपकी भी जरूरत है, मानता हूं, लेकिन पैसे सही चीज बेच करके भी तो कमाए जा सकते हैं। लोगों को अवेयर करके, पूरी जानकारी दे करके भी तो कमाया जा सकता है। आपको कमीशन तो हर प्लान में मिलेगा सर, हर कंपनी के प्लान में मिलेगा। सही चीज दे करके थोड़ा कम कमीशन ले लो, कल को अरे दुआएं देगा वो आदमी। तो एजेंट को अगर बुरा लग रहा है तो माफी जरूर चाहूंगा, लेकिन माफी मांगने लायक कोई काम कर नहीं रहा हूं मैं लोगों को अवेयर कराने का काम कर रहा हूं। मुझे निश्चित पता है एजेंटों के नेगेटिव कमेंट आएंगे, एक से एक लॉजिक आएंगे, नोट कर लो आप, एक से एक लॉजिक आएंगे। ये वाला लॉजिक तो तुमने बताया ही नहीं, ये वाले लॉजिक की वजह से LIC का प्लान बेस्ट है। कमेंट पढ़ना, नीचे पढ़ना, मजा आएगा आपको। आएंगे 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 भैया, ये मैं तैयार हूं, आओ। और डिलीट मैं करता नहीं हूं कमेंट, एक भी कभी नहीं करता मैं। अब चैलेंज नंबर 4 सुनो भैया, रिटर्न्स का सच, इन्फ्लेशन किलर। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि LIC एंडोमेंट प्लान का इफेक्टिव रिटर्न 4 से 4.5%, 5%, 5.5% आता है। अगर आप देखो, IRR बताया नहीं जाता, पता ही नहीं होता, CAGR पता ही नहीं तो लोगों को, बस डबल कितने टाइम में हो जाएगा, ट्रिपल कितने टाइम में हो जाएगा, यही लैंग्वेज बोलनी आती है एजेंट को। एजेंट यही लैंग्वेज बोलता है, 15 साल में डबल मिलेगा, 20 साल में डबल मिलेगा। अरे रेट ऑफ रिटर्न बताओ, IRR बताओ, CAGR बताओ, ये नहीं बताएगा। अच्छा, एजेंटों की भी बहुत ज्यादा गलती नहीं है। छोटे शहर के जो एजेंट होते हैं उनको भी इतना एजुकेशन नहीं होता भैया, वो भी इतना समझदार नहीं होते हैं, उनको भी ये सब चीजें नहीं बताई जाती हो। उनका जो बॉस होता है ना, DO, डेवलपमेंट ऑफिसर, वो फोर्स, अरे पॉलिसी बेच, ये सब क्या समझ रहा है, ये सब समझाने की जरूरत नहीं कस्टमर को। खुद LIC एजेंट रहा हूं मैं। कब? मैं रहा हूं LIC एजेंट 2010-11 के आसपास। तो मेरे साथ भी DO वाले जो मेरे सुपेरियर थे, अरे क्या कर रहा है तू, पॉलिसी बेच, ये सब नहीं समझाना कस्टमर को, इतना कुछ नहीं करना, बस ये बोल वो बोल, 2-3 पंच लाइन दे दिए जाते हैं। मुझे पता है भैया बहुत नेगेटिव कमेंट आएंगे आज, बहुत, लेकिन मैं तैयार हूं, मैं मान के चल रहा हूं आएंगे नेगेटिव कमेंट, हेट्स आएंगे, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा। ठीक, रिटर्न्स के नाम पे देखो कुछ होता नहीं है, इससे ज्यादा महंगाई बढ़ जाती है सर। महंगाई 6%, 7% के हिसाब से सालाना बढ़ जाती है। आपका सरसों का तेल पिछले साल देख लो क्या रेट था, इस साल 10 देख लो क्या रेट था। किसी भी केमिस्ट के शॉप पे चले जाना, दवाइयों का रेट, कोई भी दवाई ले लो, पैरासीटामोल या ये कॉमन दवाई है, जो भी दवाई ले लो, पिछले साल उसका रेट देख लेना, इस साल का रेट देख लो, आपको फर्क मिलेगा कम से कम 10%, 12%, 15%, कई दवाइयां 20% महंगी हो जाती हैं। एक दवाई पिछले साल 100 रुपए की थी, वही दवाई इस साल 115 रुपए की हो चुकी है।
सर 1 साल में 15% महंगाई बढ़ गई और ये 4% 5% लेके क्या कर रहे हो फिर? नुकसान है ना। तो 20 साल बाद जो बड़ी रकम मिलती है उसकी परचेजिंग पावर बहुत कम हो चुकी होती है, मतलब उससे ज्यादा कुछ खरीद नहीं पाओगे। चैलेंज नंबर 5 है लिक्विडिटी की भारी कमी। हालांकि ये तो सभी कंपनियों में होता है, लेकिन सभी एंडोमेंट प्लान में ये दिक्कत होती है, लेकिन एलआईसी वाले प्लान में थोड़ा ज्यादा ही है। देखो एलआईसी पॉलिसी जो होता है, पहले 3 साल में पॉलिसी आप छोड़ो, मतलब 3 साल या 5 साल, अलग अलग पॉलिसी के अलग अलग नॉर्म्स होते हैं। देखो ये वाला पॉइंट मैं कह रहा हूं, सभी प्राइवेट कंपनियों में भी ऐसा ही होता है, बस थोड़ा बहुत का फर्क होता है। एलआईसी वाले थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, प्राइवेट कंपनियों वाले थोड़े सॉफ्ट होंगे, लेकिन ये होता सब में है। क्या होता है कि आपने पहले से पैसा देना शुरू किया ना, तो आपको 3 साल के पहले अगर आप बोलोगे भाई हमको पॉलिसी बंद करना है, हम तो 3 साल तक जो पैसा दिए वो हमको दे दो, तो कंपनी कहेगी कुछ नहीं मिलेगा। आप कहोगे कुछ तो दे दो, कुछ नहीं मिलेगा। 3 साल बाद या 4 साल बाद या 5 साल बाद या 6 साल बाद एक सरेंडर वैल्यू होता है कि आपने जितना टोटल पैसा दिया रहेगा उसका 10%, 20% या 25% या 30% के आसपास, एग्जैक्ट रूल मुझे उसका नहीं पता, उतना पैसा कंपनी आपको देगी। मतलब अगर 10 लाख रुपए आपने 3 साल में जमा कर दिए हैं और 25% ही आपको मिलना है, तो 2.5 लाख ही मिलेगा सर, 3 ही लाख मिलेगा, हो सकता है 2 ही लाख मिलेगा, बाकी का 8 लाख, बाकी का 7 लाख, बाकी का 6 लाख नहीं मिलेगा, गया। तो मजबूरी बन गई, अगर 15 साल की पॉलिसी है तो 15 साल तक जमा करो, पहले बंद करना चाहोगे तो पैसे का नुकसान है। छोटे शहरों में लोग इमरजेंसी में बहुत एलआईसी तोड़ते हैं भैया, आप देख लो अपने आसपास जितने लोग एलआईसी लिए हैं, या किसी भी कंपनी का ये वाला फिक्स वाला जो एंडोमेंट प्लान होता है या मनी बैक प्लान ले रखा है किसी भी कंपनी का, ज्यादातर लोग कंटिन्यू नहीं कर पाते किसी भी वजह से, तो उनका पैसा क्या डूब जाता है, कंपनी का प्रॉफिट नहीं ले पाते सर वापस। चैलेंज नंबर 6, फाइनेंशियल लिटरेसी का अभाव। फाइनेंशियली लिटरेट नहीं है लोग, कस्टमर को आईआरआर नहीं पता, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये वाला पॉइंट मैंने ले लिया अभी थोड़ी देर पहले। चैलेंज नंबर 7, एलआईसी का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत धीमा है, ये भी बड़ा रीजन है। आज प्राइवेट कंपनियां अगर आप देखो, एचडीएफसी मैक्स लाइफ है, आईसीसी प्रो है, देखो मैं किसी प्राइवेट कंपनियों को प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन कंपैरिजन कर रहा हूं, एक तरफ सारी प्राइवेट कंपनियां जो टॉप की हैं, एक तरफ एलआईसी को आप ले लो, डिजिटल ऐप देख लो, वेबसाइट देख लो, आपको बहुत सारी चीजों के लिए आज भी ब्रांच जाना पड़ता है। प्राइवेट कंपनियों ने सब कुछ ऑनलाइन कर रखा है, सब कुछ ऐप से कर लो, और ब्रांच का भैया अलग लफड़ा है, हालांकि वो आगे पॉइंट मैंने लिखा है, लेकिन अभी बता देता हूं, ब्रांच की बात आ गई तो नहीं, चलो आगे ही बताऊंगा, बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। एलआईसी का ऐप वैप डिजिटल वगैरह बहुत स्लो है भैया, और जिसकी वजह से ना कस्टमर को सहूलियत मिलने में इतनी दिक्कत है कि 2010 में 70% घटा था एलआईसी, 70% नहीं, क्या था ये, मार्केट शेयर इंश्योरेंस सेक्टर में, मतलब इंश्योरेंस सेक्टर में एलआईसी का शेयर 70% 2010 तक था, उसके बाद 60% के आसपास रह गया। लेटेस्ट डेटा मेरे पास नहीं है, लेकिन लेटेस्ट डेटा भी घटा होगा, मतलब लोग प्राइवेट कंपनियों की तरफ जा रहे हैं एलआईसी को छोड़ करके, कारण यही सब है। चैलेंज नंबर 8 है भैया, सर्विस और क्लेम प्रोसेस का जटिल। हाँ, यहां आ गया जो मैं ब्रांच वाली बात बता रहा था, इसी में है वो। देखो एक तो ये है, डॉक्यूमेंट की लंबी लिस्ट आपको चाहिए। आपको अगर आपने अपने नाम पर पॉलिसी ले रखी है, तो कल को भगवान न करे आप नहीं रहे, तो आपके परिवार वालों को ना क्लेम लेने के लिए एजेंट है तो बहुत सुविधा हो जाती है, एजेंट बहुत काम कर देता है, बहुत हद तक सुविधा हो जाती है। लेकिन अगर एजेंट नहीं है ना, तो आपको खून के आंसू रुला देंगे, खून के आंसू, इतनी चीजें मांग लेंगे, डेथ सर्टिफिकेट, पॉलिसी बॉन्ड, नॉमिनी आईडी, ये वो फलाना ठिकाना, आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा। आप कहोगे छोड़ दो भैया, मत दे पैसा यार, इतना चक्कर लगवा लिया, अभी भी डॉक्यूमेंट की लिस्ट ही खत्म नहीं हो रही है। लेकिन एजेंट है तो बहुत हद तक सहूलियत हो जाता है, एजेंट काम करा देता है। एलआईसी का नेटवर्क ही पूरा एजेंट के बेस है। यहाँ पे मैं एजेंट की तारीफ करना चाहूंगा, अगर एलआईसी का एजेंट है तो क्लेम मिलने में दिक्कत नहीं होती है। लेकिन एजेंटों के साथ समस्या मालूम क्या है, मैंने जो तजुर्बा किया है, 10 में से 9 एजेंट पहले 1 साल में, पहले 2 साल में एलआईसी छोड़ देते हैं। अब सोच के देखो, नया नया जो एजेंट मिला है, सबसे पहले किसको पॉलिसी बेचेगा? अपने घर में, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने अड़ोसियों पड़ोसियों में। जब ये लिस्ट खत्म हो जाती है उस एजेंट की, अब अननोन को बेचना है, क्योंकि कस्टमर से कस्टमर का रेफरेंस निकालना, वो सेल्स की कला हर एजेंट में आती नहीं है। और सेल्स देखो बड़ा पेनफुल काम है भैया, बहुत गाली बात सुनना पड़ता है, बहुत सहना पड़ता है, और इतना सहने की हिम्मत सब में नहीं होती है। एजेंट बनना ही बहुत जटिल काम है, बहुत जटिल काम है, आसान काम नहीं है। अब इतना पेशेंस, इतनी ताकत, इतनी स्किल सब में नहीं होती, तो 10 में से 9 एजेंट पहले साल में छोड़ देते हैं। लेकिन
वो 10 में से 9 एजेंट जो पहले साल छोड़ के गए, उसने अपने दोस्त, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी सबको बेच दिया है पॉलिसी। उनको जब कल को जरूरत पड़ेगी क्लेम लेने की, कौन देगा उनका साथ? बताओ कौन देगा उनका साथ? कोई नहीं, एजेंट नहीं है। उनको खुद ही LIC ब्रांच ऑफिस विजिट करना पड़ेगा। और एक बात बताऊं, कभी आप ब्रांच चले जाना, ट्रायल ले लेना। मैं तो गया हूं, मैंने देखा एक्सपीरियंस जो होता है। अगर आप नई पॉलिसी, अगर वहां कोई एजेंट वेजेंट मिल गया, ब्रांच में मिल जाते हैं, अगर आपके मुंह से निकल गया कि मैं नई पॉलिसी लेने आया हूं, तो आप फिर दामाद हो वहां के, दामाद वाली खातिरदारी आपकी की जाएगी। सर चाय लेंगे, ठंडा लेंगे, बिस्किट लेंगे, सब कराया जाएगा, क्योंकि आप नई पॉलिसी लेने आए। आपने अगर बोल दिया भैया मेरे पास एग्जिस्टिंग पॉलिसी है, उसके बारे में जानकारी चाहिए या क्लेम चाहिए या फिर हमको कुछ पता होता करना है इस पॉलिसी के बारे में, अब आप क्रिमिनल बन जाओगे। मैंने यहाँ पे लिख रखा, नई पॉलिसी लेने गए फिर तो दामाद है, और एग्जिस्टिंग पॉलिसी का कुछ है आपका, फिर तो आप क्रिमिनल हो। अच्छा, आज तो छुट्टी है, काउंटर नंबर 3 वाले करते हैं भैया, आज छुट्टी पे, कल आइए। आप कहोगे कल जाओगे आप? कल वो काउंटर नंबर वाला 3 आ गया, अरे ये तो हमारा डिपार्टमेंट ही नहीं है, ये तो काउंटर नंबर 6 वाले देखते हैं, वहां वो बैठे हैं ना शर्मा जी, गुप्ता जी जो बैठे हैं, जरा उनके पास चले जाइए। आप शर्मा जी के पास बोलोगे, अरे इसमें तो बड़ा दिक्कत है, आप जब लिए थे तो एजेंट ने आपको बताया नहीं था क्या? अरे एजेंट ने गलती कर दी, बताना चाहिए था आपको। आप कहोगे अब क्या करें भैया, आप तो कुछ हो नहीं सकता, एक काम करिए, कोर्ट से लिखा करके एफिडेविट लेकर के आइए, कल आइए, तो कल देखते हैं। आप वो करा करके लेके गए, अरे ठीक से नहीं किए ना, कहां से करवाए? एक नंबर देते हैं अपना लॉयर का, वकील का, उसका नंबर, उसका करा के लाइए वहां से। आप फिर लेके जाओगे, हाँ सब कुछ तो ठीक है, सब ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, अरे ये रह गया है, ये भी एजेंट ने नहीं बताया था क्या? शिट, सब कुछ तो बढ़िया है, फिर कोई नहीं। सर आपको ये फील हो जाएगा कि मैंने क्या जघन्य पाप कर दिया, कौन सी वो मनहूस घड़ी थी जब मैंने ये पॉलिसी ले ली थी। आप उसको फोन भी मिलाओगे, अरे तुम्हारे चक्कर, तुम जो हमको पॉलिसी दिलवाए थे और उसके चक्कर में मित्रा हमको घूमना पड़ रहा है, तुम मेरी मदद करो। वो कहेगा अरे भैया हम तो छोड़ दिया ना, अब हम तो छोड़ दिए, हम क्या करें, हम तो नौकरी चाकरी करने के लिए दिल्ली आ गए हैं। अब आप क्या कहोगे, दिल्ली से आओ यहां मेरा मदद करने के लिए, वो क्यों आएगा? हो गया, उसको जो कमीशन मिलने वाला था पहले साल का मिल गया उसको, अब क्यों आएगा वो? अब नहीं आएगा वो। तो LIC में एक बड़ा टास्क आपके लिए है कि अगर किसी एजेंट से पॉलिसी ले रहे हो आप, सर एजेंट कम से कम 8 से 10 साल पुराना होना चाहिए, ये लिख लो कहीं, और अपने सारे दोस्त रिश्तेदार, अपने घर वालों को भी बता दो। गलती से घर में कोई LIC एजेंट अगर धमक रहा है, धमकने वाला है, किसी LIC एजेंट का फोन आने वाला है, पूछ लेना कितने साल से LIC में हो, ID चेक कर लेना उसका, कब वो एजेंट बना है। अगर 8 से 10 साल पुराना है तो इसका मतलब वो भैया पुराना खिलाड़ी है, उसको सेल्स आता है, उसमें पेशेंस है, एजेंट बनने के सारे गुण हैं उसमें, तभी वो 8 से 10 साल टिका हुआ है। नहीं तो अगर कोई बोले हम तो पिछले 1 साल से हैं, मत लेना, 2 साल से मत लेना, मतलब 8-10 साल पुराना अगर एजेंट नहीं है तो ऐसे एजेंट से पॉलिसी मत लो, बिल्कुल मत लो। 8 से 10 साल पुराना है तो फिर आपकी मर्जी, क्योंकि आगे मैं और रीजन देने वाला हूं, ठीक है। सर्विसेज बड़ी गंदी है सर। LIC का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 98% है, जो कि अच्छा है, इस पर भी आऊंगा मैं। बेस्ट पार्ट ऑफ LIC में इतनी सारी बुराइयां हैं क्या? नहीं, LIC कंपनी में बुराइयां नहीं है सर, कंपनी तो सरकारी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, देश की सबसे पुरानी कंपनी है, प्रोसेस में दिक्कत है, जिस तरीके से चल रहा है प्रोसेस उसमें दिक्कत है, जिस तरीके से एजेंट्स का कमीशन या जिस तरीके से कस्टमर को एंटरटेन किया जाता है, जिस तरीके से एजेंट को ट्रीट किया जाता है, उसमें दिक्कत है। कुल मिलाकर के प्रोडक्ट और सर्विसेज में दिक्कत है। कंपनी तो बहुत बड़ी है, देखो गवर्नमेंट बैक्ड है, सबसे बेस्ट पार्ट है, सरकारी है, आपका पैसा डूबेगा नहीं, इसकी बात तो पूरी श्योरिटी है। लेकिन क्या प्राइवेट कंपनी में फिर तो डूब जाएगा? इसकी रियलिटी भी बताऊंगा भी, क्या प्राइवेट कंपनी में डूब जाएगा? SDFC, ICICI, मैक्स, इन सब कंपनियों में मेरा पैसा डूब जाएगा क्या अगर LIC में नहीं डूबेगा पैसा, क्योंकि ये सरकारी है? उसका जवाब भी अभी थोड़ी देर में दूंगा। तो गवर्नमेंट बैक्ड, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो 98%, मतलब 100 लोग अगर क्लेम लेने जाते हैं तो 98 लोगों को ये क्लेम दे देते हैं, क्लेम का पैसा, बहुत अच्छी बात है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ये। पैन इंडिया प्रेजेंस है सर, गांव में है, छोटे छोटे गांव में LIC सॉरी LIC का एजेंट है, मतलब कितना भी छोटा गांव हो भैया, LIC एजेंट आपको मिल जाएगा। बड़े शहर में तो है ही, छोटे छोटे गांव में प्राइवेट कंपनियां नहीं पहुंच पाई है, ठीक है। तो LIC का ये बेस्ट पार्ट है। लेकिन क्या ये बेस्ट पार्ट काफी है हमको पॉलिसी लेने के लिए? वो अभी समझ में आएगा आपको भी। अब फिर से वही सवाल आता है कि प्राइवेट कंपनियां तो भाग जाएंगी,
एलआईसी में तो बहुत कमियां आपने गिना दी भैया, बहुत दिक्कत है। क्या करें, प्राइवेट कंपनी ले, प्राइवेट कंपनी तो भाग जाएगी ना, पैसा नहीं देगी ना, क्लेम नहीं देगी ना, हमारे शहर में ऑफिस नहीं है ना, हमारे आसपास का कोई एजेंट नहीं है ना, हम क्या करें, प्राइवेट कंपनी कैसे ले लें, फिर तो एलआईसी लेना पड़ेगा। अरे चाचा, अब इसका जवाब देता हूं, अब इसका जवाब सुनो। सर सबसे पहले एक चीज समझो, उसका जवाब देने से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज तो जो है ना, एक चीज तो ये समझ लो कि सेविंग प्लान अलग चीज होती है, इंश्योरेंस अलग चीज होती है, क्योंकि ये सबसे बड़ा फंसने का कारण बनता है। सेविंग मतलब आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, पर्पस क्या है, 5 साल बाद, 10 साल बाद, मतलब एक लंबे समय के बाद आपको कुछ मोटा पैसा रिटर्न होकर के मिले, ये सेविंग का पर्पस है। इंश्योरेंस का पर्पस क्या होता है, जो आदमी ले रहा है वो आदमी अगर ना रहे तो एक मुश्त पैसा उसके घर वालों को मिल जाए, ताकि जो सर्वाइवल की दिक्कत आने वाली है उस अर्निंग मेंबर के जाने की वजह से, वो सर्वाइवल की दिक्कत ना हो। इंश्योरेंस का ये पर्पस होता है। हम क्या करते हैं, एंडोमेंट प्लान, मनी बैक प्लान में ये जो दोनों चीजें मिक्स हैं। मर गए तो पैसा मिल जाएगा और नहीं मरे तो रिटर्न मिल जाएगा। ये मर गए, ये मार देता है कस्टमर को, ये कस्टमर को पहले दिन मार देता है। मर गए तो पैसा मिल जाएगा फैमिली को, नहीं मरे तो आपको रिटर्न मिल जाएगा, ये मार देता है। नहीं चाहिए ये। इस चक्कर में होता क्या है कि आपको 4% 5% रिटर्न वाले प्रोडक्ट खरीदना पड़ता है। आप कहोगे अरे इसके साथ इंश्योरेंस तो मिलता है, मर गए तो एक मुश्त पैसा। सर वो कितना मिलेगा आपको पता है? अगर आप सिर्फ टर्म प्लान लेते हो किसी भी कंपनी का, एलआईसी का ही ले लो, किसी भी कंपनी का, आपको महीने का, हालांकि एलआईसी का तो महंगा पड़ता है, एलआईसी का तो आपको 2-3 गुना ज्यादा महंगा पड़ेगा, लेकिन अगर किसी प्राइवेट कंपनियों का टर्म प्लान लेते हो ना, महीने का 600-700 रुपए देना पड़ता है और आपको 1 करोड़ से ऊपर का सम एश्योर्ड मिलता है। सम एश्योर्ड मतलब आदमी अगर ना रहे तो 1 करोड़ से ऊपर को फैमिली को मिलता है। यही चीज अगर आप एंडोमेंट ले लो, एंडोमेंट प्लान, मनी बैक प्लान, चाहे प्राइवेट कंपनी का ही ले लो, हर कंपनियों में टर्म प्लान भी होता है, एंडोमेंट भी होता है, मनी बैक भी होता है। तो अगर 1 करोड़ का आपको लेना है ना सर, कि आपके ना रहने के बाद परिवार को 1 करोड़ मिल जाए, जो 500-600 रुपए महीने में काम हो रहा था ना सर, वो शायद 10,000 रुपया महीना में भी काम ना हो। कहां 500 रुपए महीना, कहां 10,000 रुपए महीने में भी हो सकता है 1 करोड़ का रिटर्न, 1 करोड़ का सम एश्योर्ड ना मिले। इतना महंगा हो जाता है इंश्योरेंस जब उसमें सेविंग का ऑप्शन घुसता है, इतना महंगा। तो अच्छी सेविंग तो नहीं ही हो पाई, क्योंकि 4% का रिटर्न 5%, 5.5% मिल रहा है। अच्छा इंश्योरेंस भी नहीं हो पाया क्योंकि इतना मोटा पैसा हर महीने या हर साल देने के बाद ये फुद्दू भर का मिलता है इंश्योरेंस कवर। तो ना अच्छा इंश्योरेंस रहा ये, ना अच्छा सेविंग प्लान रहा ये, खिचड़ी रहा बस। और किसका नुकसान? कस्टमर का। किसका फायदा? एजेंट का, कंपनी का, उन दोनों के बल्ले बल्ले है। मरा कौन? कस्टमर। और ये मरने का एहसास कब होता है कस्टमर को? जब क्लेम लेने की बारी आती है। ठीक, तो कंबाइंड हमेशा महंगा पड़ता है सर, कंबाइंड चीज मत लीजिए, दोनों को अलग कीजिए। इंश्योरेंस अगर आपको लेना है तो टर्म प्लान बेस्ट है, किसी भी कंपनी का ले लो यार, किसी भी कंपनी का। अच्छा टॉप की कौन सी कंपनी है वो भी बता दूंगा मैं किसी कंपनी को रिकमेंड नहीं कर रहा, मुझे किसी कंपनी ने पैसे नहीं दिए हैं, लेकिन जो डेटा के अकॉर्डिंग कौन कौन सा डेटा हमको देखना होता है वो डेटा भी बता दूंगा अभी। उस डेटा के अकॉर्डिंग टॉप की कंपनी भारत की कौन कौन सी आती है वो बता दूंगा। एलआईसी कितने नंबर पे आती है वो भी दिखा दूंगा। आज भ्रम तोड़ दूंगा, बड़ा वाला भ्रम तोड़ूंगा आज। तो इंश्योरेंस में अगर आपको लेना है तो सर टर्म लो, और वो वाला टर्म लो जिसमें रिटर्न ना हो तो ज्यादा अच्छा है। बहुत कम प्रीमियम जाता है, बहुत सस्ता पड़ता है आपको, और बहुत बड़ा सम एश्योर्ड हाथ में आता है। साथ में मैं कहूंगा हेल्थ इंश्योरेंस जरूर ऐड करो। देखो टर्म का पर्पस क्या होता है कि अगर जिंदगी ना रही तो परिवार को एक मुश्त पैसा मिल जाएगा, लेकिन कई केसेस में होता है कि जिंदगी रह गई फिर भी पैसा चाहिए होता है। कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बड़ी बीमारी हो गई, हॉस्पिटल जाने की नौबत आ गई। सर आपको पता है आज के टाइम में अगर किसी बड़े शहर में हॉस्पिटल में घुसे ना आप, घुसते ही 5-10 लाख रुपए का बिल यूं बनता है, यूं कड़ 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 कड़। सबके पास होते क्या 5-10 लाख? नहीं, उधार लोगे, पर्सनल लोन लोगे, दूसरों से लोगे, घर बार बेचोगे, जमीन बेचोगे, एफडी तोड़ोगे, एसआईपी तोड़ोगे, अपना इन्वेस्टमेंट तोड़ोगे, तब जाके हॉस्पिटल को पैसा दोगे। ये सब क्यों करना? इन सब चीजों से बचने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस काम आता है। हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब ये हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी, चाहे एक्सीडेंट हो जाए, चाहे कोई बीमारी हो जाए, हमको अगर हॉस्पिटल जाने की नौबत आ रही है तो हॉस्पिटल का सारा खर्चा हम नहीं भरेंगे, वो इंश्योरेंस वाली कंपनी भरेगी। ये होता है हेल्थ इंश्योरेंस का काम। आपको लगता है अरे ठीक है भैया हमें क्या बीमारी होगी, तो गांव देहात के दूध मलाई खीर खाए हुए आदमी हैं, हमको बीमारी नहीं होने वाला है। सर आपसे ज्यादा हेल्दी चीज ना बड़े बड़े सेलिब्रिटीज खाते हैं। सोचो उनको तो हेल्दी रहने की नीड है, उनको तो शरीर दिखाना भैया, शरीर दिखा के पैसा कमाते हैं, वो सुंदर नहीं दिखेंगे तो पैसे नहीं मिलेगा उनको, तो आपसे ज्यादा हेल्दी चीज वो खाते हैं।
फिर भी कितने सेलिब्रिटीज हैं जिनको कैंसर और पता नहीं क्या क्या। युवराज सिंह सर क्रिकेटर, उससे ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी आप करते होगे, उससे ज्यादा अच्छा खाना खाते होगे आप, या मैं भी अपने आप को भी इंक्लूड कर लूं, मैं भी उससे अच्छा खाना खाता हूंगा क्या, उससे ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करता हूंगा क्या? किसी को भी हो सकता है सर। आज के समय में बीमारी या एक्सीडेंट प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, हिस्ट्री उठा के देख लो आप, ठीक है। तो इसको तो मस्ट हैव जरूर होना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस, और टर्म भी आपके साथ इसीलिए होना चाहिए। इंश्योरेंस हर किसी के पास जरूर होना चाहिए। कौन सा इंश्योरेंस होना चाहिए? टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। इसके अलावा आपको दुनिया के किसी कंपनी का कोई प्लान इंश्योरेंस के फॉर्म में लेने की जरूरत ही नहीं है, कुछ नहीं लेने की जरूरत है। एक LIC वाला साथ में रख लेते हैं, सस्ता वाला है, बस 1500 रुपये महीना जाएगा, वो तो ले ही लेते हैं। नहीं लेना भैया, क्यों लेना? वो 1500 रुपये उठा करके SIP में डाल दो ना, मोटा रिटर्न देगा वो 20 साल 30 साल 40 साल बाद। बचाव नहीं देना। इंश्योरेंस का मतलब सिर्फ दो चीज है, गांठ बांध लो, लिख लो, टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। कोई किसी का मनी बैक नहीं लेना, कोई सेविंग प्लान नहीं लेना, कोई आनंद फानंद जो लगा होता है प्लानों में ये सब नहीं लेना, कोई चंचल सरल और पता नहीं क्या क्या वाला प्लान होता है नहीं लेना। क्या लेना है? सिर्फ टर्म, सिर्फ हेल्थ, बस। और इंश्योरेंस के नाम पे कुछ भी नहीं। बाकी सेविंग अपने करते रहो, 1000 तरह के सेविंग प्लान लो, FD करो, RD करो, SIP करो, PPF करो, बहुत सारे ऑप्शन तो हमारे, मैं तो काम ही है बताना, कहीं भी कुछ भी करो। मात्र 600-700 रुपए लगते हैं सर, 1-1 करोड़ का कवर मिलता है टर्म में, मात्र 600-700 रुपए महीने का बात कर रहा हूं। और अगर आपको जरूरत पड़ गई, नहीं समझ में आ रहा, तो मैंने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अब ये मत समझना कि मैं उसको प्रमोट नहीं कर रहा मैंने बस डिस्क्रिप्शन में इसलिए लिंक दिया है कि आप प्लान्स को कंपेयर कर पाओ, कंपनियों को प्लान कंपेयर कर पाओ। नहीं करना तो मत करो, आप किसी जानकार से बात कर लो, गूगल पे सर्च कर लो, किसी से कहीं से कुछ ले लो भैया, लेकिन टर्म और हेल्थ जरूर ले लो, टर्म और हेल्थ जरूर ले लो। ये बहुत जरूरी है हर आदमी के लिए। मैं नहीं कह रहा लिंक से ही मत लो, अरे कहीं से भी लो, लेकिन लो जरूर, ये जरूर होना चाहिए। और सेविंग के लिए मैंने ऑप्शन बता दिया, 50 ऑप्शन है सेविंग के लिए। तो उसके बाद अब लोगों की सोच और सच्चाई, अब असली कंटेंट दे रहा हूं आपको, ध्यान से समझिएगा। मिथ क्या है? प्राइवेट कंपनी भाग जाएगी, है ना सर? एक चीज समझो, प्राइवेट कंपनियां ना हमारे गली का कोई दुकान वाला नहीं है कि नहीं चला तो बंद करके निकल जाएगी। ये इंश्योरेंस सेक्टर की बात कर रहे हो आप, ये किसी इंश्योरेंस सेक्टर का माई बाप है, IRDAI। उसके लाइसेंस के बिना कोई कंपनी इंश्योरेंस बेच नहीं सकती, और उसके लाइसेंस लेने के लिए नॉर्म्स ऐसे हैं ना सर, कि हर कंपनी को लाइसेंस मिलता नहीं है। सबसे बड़ी चीज तो सॉल्वेंसी रेशियो होती है। सॉल्वेंसी रेशियो अभी इसमें आगे आएगा, चलो अगले वाले पेज पे शायद, तो बताता हूं। कंपनी बंद हुई तो क्या कंपनी भाग सकती है इंश्योरेंस में? कोई भी इंश्योरेंस कंपनी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी भाग ही नहीं सकती, भाग नहीं सकती सर, हो ही नहीं सकता। क्योंकि आप सोचो ना, चलो सॉल्वेंसी रेशियो इंडायरेक्टली बता ही देता हूं। सॉल्वेंसी रेशियो होता है एक, सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है कि मान लो आप किसी किराए के घर में रहते हो, मान लो आपने मकान मालिक को, आपका किराया है मान लो 10,000 रुपये महीना, आपने मकान मालिक को 1 लाख रुपए जमा कर रखा है मान लो। अगले महीने का रेंट दिए बिना क्या आप भाग सकते हो? आप भाग सकते हो क्या? नहीं भागोगे। क्यों नहीं भागोगे? अरे 1 लाख रुपए पहले जमा कर रखे, भाग कैसे जाए यार, नुकसान हो जाएगा। इसके चक्कर में क्या करोगे आप? अगले महीने का रेंट भी दोगे। अच्छा, तीसरे महीने भागने का मन करेगा तो भाग जाओगे? नहीं भाग पाओगे, 1 लाख रुपए पहले जमा है। अच्छा, 3 महीने से रेंट ही नहीं दिया है, अब भागना चाहोगे तो भाग जाओगे क्या? बिना रेंट दिए भाग जाओगे? नहीं भाग पाओगे, 1 लाख रुपए जमा है। सर किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का यही हाल है। ये IRDA जो है ना, वो मकान मालिक है जो पहले ही से 1 लाख रुपए जमा करा के रखी है, और ये कंपनियां ना, वो 10,000 रुपए जो बोल रहा हूं, ये लाइबिलिटीज है। लाइबिलिटीज का मतलब किसी से इंश्योरेंस बेचा, कंपनी ने इतना कमाया, तो जितना इंश्योरेंस कंपनी के पास पैसा है भैया, उससे ज्यादा IRDA के पास उसने अपना एसेट वगैरह, सिर्फ पैसा नहीं, एसेट वेसेट सब मिलकर जमा कर रखा है। तो कैसे भागेगी? वो चाह के भी नहीं भाग सकती भैया। कंपनी अगर लॉस में है, नहीं कर पा रही धंधा, IRDA से परमिशन लेगी, भैया हम लॉस में हैं, बंद करना चाह रहे हैं, तो IRDA बोलेगा एक काम करो, बंद करना चाह रहे हो ना, ये वाली बड़ी वाली कंपनी, इसके साथ तुम मर्ज हो, लेकिन भाग नहीं सकते, अपनी कंपनी बंद नहीं कर सकते। मर्ज होती है कंपनियां, और पास्ट में हुई है कि हाँ भाई, सहारा लाइफ डूबी, क्या पैसा लेके भाग गई? मैं इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं। सहारा का 2-3 वर्टिकल था, सेविंग वाला अलग है, जो लोगों को पैसे उसे नहीं मिले, वो अलग वर्टिकल था। मैं इंश्योरेंस की वर्टिकल की बात कर रहा हूं। इंश्योरेंस वर्टिकल में किसी का भी सहारा के होने के बाद भी नुकसान नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो SBI के साथ मर्ज हो गया, SBI लाइफ के साथ सेम टू सेम पॉलिसी ट्रांसफर हो गई। पॉलिसी का नाम बदलेगा, हाँ, प्लान में इधर उधर और फिर हल्का फुल्का हो सकता है,
लेकिन नुकसान नहीं होता, पैसा डूब जाए ऐसा नहीं होता। तो क्या किसी इंश्योरेंस कंपनी से भागने से मेरा पैसा डूब सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। सर भागने के चांसेस जितने एलआईसी के हैं उतने ही किसी भी प्राइवेट कंपनी के, ये समझ लो। एलआईसी और प्राइवेट कंपनी भागने के चांसेस में बराबर हैं, बराबर। कंपनी बंद होगी तो ये सब मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मिथ क्या है? प्राइवेट कंपनी क्लेम नहीं देती। सर आपको किसी भी कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखना चाहिए कि वो कंपनी क्लेम देगी कि नहीं देगी। क्लेम सेटलमेंट रेशियो का मतलब होता है अगर कंपनी के पास 100 क्लेम पहुंचते हैं तो 100 में से कितने क्लेम कंपनी पास कर देती है, मतलब उसका पैसा दे देती है। अगर बोल रहे हैं कि कोई कंपनी 99% है तो इसका मतलब 100 क्लेम इसके पास पहुंचे तो 99 क्लेम इसने पास किए हैं, पैसा दिया है। कोई कंपनी 99.3 है तो इसने और ज्यादा दिया है। एलआईसी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो है 98% के आसपास, हो सकता है लेटेस्ट कुछ बदला हो, लेकिन 98% के आसपास। सर यहां पे दो कंपनी एचडीएफसी लाइफ, मैक्स लाइफ, एलआईसी से भी ज्यादा है। अब बताओ प्राइवेट कंपनियां पैसा नहीं देती कि एलआईसी पैसा नहीं देती? सर इनसे ज्यादा पैसा तो ये दे रही हैं। तो कंपनी क्लेम नहीं देती, पैसा नहीं देती, हो गया ना झूठ, हो गया झूठ। मैं इनका प्रमोटर नहीं हूं, पहले के बार बार बोल रहा हूं। ऐसी 10-5 कंपनियों का नाम बताने वाला हूं जो एलआईसी से भी बेटर है, बताने वाला हूं अभी, ठीक है। आईआरडीए का रूल है 30 दिन में क्लेम सेटल करना जरूरी है। आप कहोगे सब तो क्लेम नहीं मिलता, सबको अगर 30 दिन में क्लेम सेटल नहीं कर रही है कंपनी तो कंपनी को रीजन देना पड़ेगा कि हमने क्यों सेटल नहीं किया और क्यों क्लेम रिजेक्ट किया। अगर क्लेम्स, या तो क्लेम सेटल करो, कंपनी को बोलती है आईआरडीएआई, या तो क्लेम सेटल करो 30 दिन के अंदर या फिर रिजेक्ट करो। और अगर कंपनी रिजेक्ट कर रही है तो यहां दिखेगा कंपनी को भी अपने प्रोफाइल की चिंता है ना, और रिजेक्ट कर रही है कंपनी तो प्रॉपर रीजन दो। प्रॉपर अगर रीजन नहीं है तो रिजेक्ट नहीं होगा। क्लेम रिजेक्ट का असली कारण बताओ, कंपनी नहीं। क्लेम रिजेक्ट का असली कारण क्या होता है जानते हैं? कंपनी नहीं होती, गलत इंफॉर्मेशन होता है। हम जब पॉलिसी ले रहे हैं ना, झूठ बोल दिया। हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, उसने पूछा सिगरेट पीते हो? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अब पता चले बाहर निकलते रोज दो सिगरेट कस मारने की आदत है। अरे आप जब हॉस्पिटलाइज हो गए, अंदर का एक्सरे मारते ही डॉक्टर समझ जाएगा अरे तो सिगरेटिया है, नशेड़ी है ये तो, और यहाँ ये बोल रखा है कि नशा नहीं करते हैं, क्लेम रिजेक्ट कर देगी कंपनी। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, तो झूठ नहीं बोलना। लाइफ इंश्योरेंस लेते वक्त, हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त झूठ नहीं बोलना, सब कुछ बताओ, सब कुछ बताओ, एक एक चीज सच बताओ, ठीक है। रिजेक्ट हुआ तो इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन है, मतलब उसके ऊपर भी कंप्लेंट है, आप आईआरडीए में कंप्लेंट कर सकते हो ऑनलाइन वगैरह, तो इसकी दिक्कत नहीं होती। उसके बाद एलआईसी सरकारी है इसलिए सेफ है, ठीक है, बहुत हद तक मान लिया ये बात। लेकिन एक बात बताओ, सेफ्टी का मतलब क्या है? आपके पैसे की सेफ्टी और कंपनी की सेफ्टी, मतलब कंपनी नहीं भागेगी, एक सेफ्टी। दूसरा मेरे पैसे की सेफ्टी, पैसा सेफ है, पैसा कहीं डूबेगा नहीं। भैया ये दोनों चीजों प्राइवेट सारी कंपनियों में मिलता है, सारी इंश्योरेंस कंपनी। कोई भी फुद्दू से फुद्दी 2 कौड़ी की अभी भी नई खुली इंश्योरेंस कंपनी है ना सर, वो भी कंपनी भी नहीं भाग सकती और वो कंपनी में भी पैसा सेफ है। लो, तो सेफ्टी गारंटी तो एलआईसी के बराबर फिर आ गया। तो क्या कोई भी कंपनी का इंश्योरेंस ले लें? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं भैया, ऐसा ना करना। अभी बताता हूं, उस पर भी आ रहा हूं। प्राइवेट कंपनीज भी आईआरडीएस के उतने ही स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करती है जितना एलआईसी। एलआईसी का सॉल्वेंसी रेशियो 1.87 है। अब आप कहोगे एलआईसी का सॉल्वेंसी रेशियो 1.8 है तो भैया दूसरी कंपनियों का तो इससे कम ही होना चाहिए। सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब रेंट मकान मालिक को पहले ही जमा कर रखा है, ज्यादा जमा कर रखा है तो सॉल्वेंसी रेशियो हाई, कम जमा कर रखा है मकान मालिक को तो सॉल्वेंसी रेशियो कम। तो एलआईसी का 1.87 है, दूसरे का भी देख लेते हैं। चलो यहां पे लिख रखा है, लेकिन आगे मैं पूरा चार्ट दिखाने वाला हूं आपको डिटेल में। एलआईसी की गवर्नमेंट गारंटी असली है, लेकिन प्राइवेट कंपनीज कोई कमजोर नहीं है। सरकारी गारंटी जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्राइवेट की कोई गारंटी नहीं हुई है। प्राइवेट के ऊपर आईआरडीए बैठा है, ठीक। अब अगला, आज बहुत लंबा सेशन हो गया ना, कितनी देर, 1 घंटा तो हो गया होगा। 1 घंटे भैया आपको बता रहा हूं भैया, और नेगेटिव कमेंट पढ़ के जाना जरूर, होंगे निश्चित नेगेटिव कमेंट। ऐसा कैसे ना हो कि कोई एजेंट मुझसे नाराज ना हो। लेकिन आप ही बताओ, अगर आप एजेंट नहीं हो, मैंने एजेंट की बुराई तो चलो वैसे कर दी है, लेकिन जो बात बता रहा हूं सच है ना। एजेंट फेवर में भी तो काम कर सकता है, कस्टमर हित में तो भी तो काम कर सकता है, सिर्फ अपने इंसेंटिव और सिर्फ अपने कमीशन के बारे में सोचे बिना। अब ये टॉप की 5 कंपनियां बताता हूं जो एलआईसी से ज्यादा सॉल्वेंसी रेशियो है, एलआईसी से ज्यादा क्लेम सेटलमेंट रेशियो है। बजाज एलियंज ये बाप है इंडस्ट्री का भैया, इसका 5 है सॉल्वेंसी रेशियो। एलआईसी का कितना था? 1.8 समथिंग ना। क्लेम सेटलमेंट रेशियो इसका 99.2% है। एलआईसी का कितना था? 98% के आसपास, उससे भी ज्यादा है। टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस सॉल्वेंसी रेशियो 4.32, क्लेम सेटलमेंट 99,
SBI लाइफ इंश्योरेंस सॉल्वेंसी 2.32, क्लेम सेटलमेंट 97.10, ICICI प्रू सॉल्वेंसी 2.10, क्लेम सेटलमेंट 97%, मैक्स लाइफ सॉल्वेंसी रेशियो 2.1 से 2.09, क्लेम सेटलमेंट 99.34, LIC का सॉल्वेंसी रेशियो 1.87। इन पांचों में सबसे कम। क्लेम सेटलमेंट रेशियो 98%, इन पांचों में सबसे कम नहीं है, इसका कम है, इसका भी कम है, ये दो का कम है। लेकिन समझ रहे हो LIC कितने नंबर पे आ रही है? LIC सबसे सेफ है, सरकारी है, बेस्ट है, क्लेम रिजेक्ट नहीं होता, पैसा डूबता नहीं है। उम्मीद है इतनी देर तक मैंने ये भ्रम तो तोड़ दिया। और अब कोई एजेंट या डायलॉग बोले तो मुंह पे मारना उसको मेरा वाला ये वीडियो। बोलो पहले ये पूरा देख करके आओ, उसके बाद मुझे प्लान बेचना, चाहे कोई भी हो, चाचा का दोस्त, मामा का दोस्त, चाचा, मामा, ताऊ, साला, जीजा, कोई भी हो। क्योंकि LIC एजेंट रिश्तेदारों में ही सबसे ज्यादा बेचे जाते हैं भैया। या तो रिश्तेदार होगा, या रिश्तेदार का कोई रिश्तेदार होगा, या रिश्तेदार के रिश्तेदार का रिश्तेदार होगा। ठीक, देखो मेरी एजेंट से कोई दुश्मनी नहीं है भैया, कोई दुश्मनी नहीं, कतई दुश्मनी नहीं है। मेरा काम देखो बस लोगों को सही चीज अवेयर कराना है, क्योंकि मैं फाइनेंशियली एजुकेट, फाइनेंशियली लिटरेट करने का काम करता हूं लोगों को। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, मैं बहुत लोगों को देखता हूं मेरे ऑफिस में जितने लोग काम कर रहे हैं ना। आज ये वीडियो शूट करने से पहले मैंने उन सब लोगों से पूछा, आपके पास LIC की पॉलिसी है? सबके पास LIC पॉलिसी थी। फिर सबसे मैंने रीजन पूछा, कहां से ली LIC पॉलिसी? किसी ने बोला मेरे चाचा, किसी ने बोला मेरा साला, किसी ने बोला मेरा जीजा, किसी का मामा, किसी का ताऊ, सबके रीजन यही है, सबके ही रीजन ये है। और एक बात, सबसे मैंने पूछा आपके पॉलिसी का नाम क्या है? किसी एक को भी पॉलिसी का नाम नहीं याद है, किसी एक को नहीं याद है। मैंने पूछा प्लान की खासियत क्या है? किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। सर पॉलिसी का नाम तक नहीं पता, पैसा वो हर महीने भर रहा है। ये जो शूट कर रहे हैं इनकी वाइफ का भी LIC पॉलिसी है। आपको नाम पता है? नाम पता है? नहीं पता, इनको भी नहीं पता है, गर्दन हिला रहे हैं। यही कहानी है सर। अच्छा, इसमें किसकी गलती? बहुत हद तक एजेंट की गलती, क्योंकि उसने पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी, और बहुत हद तक आपकी भी गलती, सिर्फ यह सोच करके कि मेरा अपना है, ये थोड़ी मेरा काटेगा, और वही काट रहा है, वही काट के चला गया। आपकी भी गलती है सर। पैसे के मामले में तो किसी की ट्रस्ट करना ही नहीं। माँ बाप के अलावा आज के समय में कौन अपना है? तो जब यह पता है तो काहे ऐसे अंधाधुंध विश्वास कर लेते हो? वो भी बेचने इसीलिए आया है, 30 किलोमीटर बाइक चला के आपके घर में इसीलिए आया है, पेट्रोल क्यों जलाया, मेहनत क्यों किया, ये नहीं समझ आ रहा आपको? कमीशन के लिए आया है वो, चाहे कोई भी हो, कितना भी अमीर अपना हो। तो ऐसे नहीं ट्रस्ट करने का, पूरी इंफॉर्मेशन लेने का। तो कुछ मोटा मोटी पॉइंट बता दूं आज के बाद। कोई एजेंट अगर आपके पास पूछ आ रहा है तो उससे पूछो कि CAGR कितना है, रेट ऑफ रिटर्न कितना है, सॉल्वेंसी रेशियो वगैरह मैंने आपको बताई दिया कंपनियों के, और टर्म प्लान है कि नहीं है। टर्म प्लान है तो इंश्योरेंस के लिए सिर्फ टर्म लेना है, हेल्थ और साथ में हेल्थ इंश्योरेंस भी लेना है। आप पूछोगे यहां पर कि कंपेयर कैसे करें बेस्ट प्लान भैया, तो बेस्ट प्लान करने के लिए एक बार फिर से मैं कहूंगा, मैं एक बार क्लियर कर दूं, मैं किसी भी कंपनी का प्रमोटर नहीं हूं, मैं किसी भी कंपनी को नहीं बोल रहा हूं कि इस कंपनी का प्लान बेस्ट है। मैंने डेटा आपके सामने रख दिया, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मैंने दिया है, उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, अपना नाम मोबाइल नंबर भरने के लिए बोलेगा वो, आप जैसे ही आगे बढ़ोगे आपके सामने 50 कंपनियों के ऑप्शन आ जाएंगे। कितना प्रीमियम के अकॉर्डिंग आप शॉर्ट कर सकते हो, आपको अलग अलग पैरामीटर के अकॉर्डिंग आप शॉर्ट कर सकते हो, फिल्टर लगा सकते हो। 50 कंपनियों को खुद से एक्सप्लोर करो। कैसे चूज करते हैं इस पर भी हमने एक वीडियो बना रखा है, हाउ टू चूज बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस या हाउ टू चूज बेस्ट टर्म इंश्योरेंस, ये लिख देना और साथ में सागर सिन्हा लास्ट में जरूर लगा देना। अपना वाला वीडियो ऐसे ही आ जाएगा आपके सामने। या अगर नहीं देखना आपको, क्योंकि मेरे वीडियो 40 मिनट 45 मिनट एक घंटे के होते हैं यार, कौन इतना बोर होगा है? कौन इतना समय देगा? तो सीधा उपाय ये है, तो जो नंबर आप डालोगे ना उसके बगल में इधर कॉल बैक का ऑप्शन आता है, या फिर उधर से कॉल आ जाएगा आपके सामने। वो काम करना, उसको घर पे बुलाना, फ्री में आएगा आपके घर पे, फ्री में घर पे बुलाना, चाय समोसे भी मत कराना, प्लान पूरा समझना, उसको खुद बोलना भैया 5 कंपनी का ऑप्शन बताओ मुझे, एक कंपनी का मत बताओ। क्योंकि जब एक कंपनी का कोई प्लान बता रहा है तो समझ में आता है, अरे इस कंपनी से इसका मोटा कमीशन है इसीलिए एक कंपनी। उसको बोलो एक कंपनी नहीं, 5 कंपनी का प्लान बताओ, पांचों कंपनी का प्लान कंपेयर करो। ये अगर घर पे नहीं बुला रहे, फोन पे भी समझ रहे हो ना, यही सही तरीका होता है। उसको बोलो मुझे 5 प्लान चाहिए, बेस्ट 5 प्लान पूछो उससे, बेस्ट 5 प्लान के कंपैरिजन कराओ उससे, वो जब कर दे उसमें से एक चुन लो, 5 में से सबसे जो ऊपर उसमें एक चुन लो। ये तो बड़ा सिंपल है ना। लेकिन अगर कोई एक ही प्लान बता रहा है, एक ही कंपनी बता रहा है, वो समझ जाओ कुछ तो झोल है, इसका मोटा कमीशन है इसीलिए एक ही बता रहा है। ठीक, तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके आप डिटेल में समझ सकते हो भैया।
और उसमें घर वर पे बुला सकते हो। ये सब मैंने आपको बता दिया। कुछ सवाल तो नहीं रह गया? कुछ आपका सवाल रहा क्या? कुछ मन में कुछ आया? सॉल्व हो गया क्या? सब कुछ सॉल्व हो गया? तो उम्मीद करता हूं आपका भी सॉल्व हो गया। लेकिन मैं कहता हूं अगर फिर भी बच गया है तो लिख डालो कमेंट बॉक्स में, और कमेंट पढ़ के जाना। मुझे पक्का पता है एजेंट्स होंगे नीचे, देंगे देंगे, अरे इसको कुछ नहीं पता है, इसको ये वाला प्लान पता ही नहीं है, इस वाले प्लान में ना अब LIC ने ये भी कर दिया है, इसको पता ही नहीं है लेटेस्ट प्लान। ऐसे ऐसे कमेंट आएंगे, पढ़ के जाना ना, मजा आएगा आपको। मैं भी पढ़ूंगा, मैं तो सारे कमेंट पढ़ता ही हूं। अच्छा, आप भी कमेंट कर देना अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, किसी भी तरह का कोई भी सवाल। आने वाले किसी ना किसी सेशन, किसी न किसी वीडियो में आपके सवाल मैं ले लूंगा। आपको पता है जवाब नहीं दे पाता मैं, लेकिन पढ़ता हर एक कमेंट हूं। मुझे मजा आता है आपके कमेंट पढ़ने में। ठीक है भैया, कंपेयर प्लान कैसे करें, हाँ इसके बारे में मैंने बता दिया, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है। मैं किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा, फिर से कह देता हूं। चलो हो गया भैया सारा कुछ। चलो आज के लिए इतना ही।